नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं 7 बजे की साथ गुड न्यूज के साथ। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, और ये गुड न्यूज है केरल से, जो कि एक बार फिर से दूसरे राज्यों से डिजिटल साक्षरता की रेस में आगे निकल चुका है। यही है आज की सबसे पहली गुड न्यूज। डिजिटल साक्षरता में भी सबसे आगे केरल। केरल ने डिजिटल साक्षरता की रेस में बाजी मार ली है और अब वो 100% डिजिटल साक्षर बन गया है। यानी कि यहां पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी मोबाइल का इस्तेमाल आसानी से कर रहे हैं। 1991 में जब देश में साक्षरता दर महज 52% थी, उस समय दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने 100% साक्षरता दर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था। आज 34 साल बाद 2025 में केरल एक बार फिर से साक्षरता के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर है। इस बार केरल पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य बनने जा रहा है। केरल को 100% डिजिटल साक्षरता की ओर ले जाने की पहल तिरुवनंतपुरम के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खूबसूरत ग्राम पंचायत पुल्लमपरा ने की। पुल्लमपरा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है और पुल्लमपरा की इस पहल ने पूरे राज्य को डिजिटल साक्षर बनने के लिए प्रेरित किया। केरला एक हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट करने जा रही है। केरला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता हासिल की है और ये फीट हासिल करने वाली पहला राज्य होगा देश के। कल चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन एक ऑफिशियल प्रोग्राम में इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन एक कहानी कहाँ शुरू हुआ? ये कहानी शुरू हुआ पुल्लमपरा में, जो एक ग्राम पंचायत है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट की। पुल्लमपरा में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डिजिटल तकनीक का आसानी से इस्तेमाल करते हैं। इन्हें देखिए, यह है पुल्लमपरा के निवासी 103 वर्षीय करुणाकरण और उनके 73 वर्षीय बेटे राजन। करुणाकरण की आंखें कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन अपने पोते पोतियों से वीडियो कॉल पर बातें करते उनकी आंखों में एक अलग सी चमक महसूस की जा सकती है। करुणाकरण और राजन उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पंचायत की तरह डिजिटल दुनिया से जोड़ा गया। राजन पहले सिर्फ कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब अपने नए स्मार्टफोन पर लगभग सभी प्रमुख ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। പഞ്ചായത്തുകാർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ചെറിയ ഫോണാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആണ് ഒരു വലിയ ഫോൺ എൻ്റെ മോൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കാനും ലോകം മൊത്തം കാണാനും ഈ ഫോണിലൂടെ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിൽ യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, പിന്നെ വാർത്താ ചാനലുകൾ, വാർത്തകളെല്ലാം ഇത് മുഖാന്തരമാണ് വാർത്തകളെല്ലാം। करुणाकरण की तरह ही एर्नाकुलम में 105 वर्षीय एमए अब्दुल्ला मौलवी वफाकी भी अब डिजिटल साक्षर हो गए हैं। ये केरल के संभवतः सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें डिजिटल साक्षर बनाया गया है। केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने उनसे मुलाकात की और उन्हें द रियल केरल स्टोरी का नायक करार दिया। केरल में डिजिटल साक्षरता की योजना कोविड काल के दौरान आई, जब नरेगा योजना के श्रमिकों को अपने अकाउंट में पैसे की जानकारी के लिए बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। The COVID situation forced them to think of something like digital literacy, because the Narega workers during that period, during COVID, they found it very difficult to check their bank balances. Every time they had to come to bank branches and physically verify this. So then this idea of digital literacy came up. पूरे केरल को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई। केरल के डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल को यूनेस्को सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया। इसके लिए पूरे राज्य में 83 लाख से ज्यादा परिवारों का सर्वे किया गया। इसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षु के रूप में चिन्हित किया गया। इनमें से 99.98% लोगों ने प्रशिक्षण पूरा करके डिजिटल साक्षरता हासिल की।
इनमें से 15,223 लोग 90 वर्ष के अधिक और 1,35,668 लोग 76 से 90 वर्ष की आयु के थे। Great moment for us. It's a matter of pride for Kerala. So this is the real Kerala story. So Kerala is creating yet another history by achieving total digital literacy. In 1991, 34 years ago, Kerala became the first Indian state to achieve total literacy. So now, from total literacy to digital literacy, we have traveled a long way. डिजिटल साक्षर बनाने के लिए लोगों को कुदुम्बश्री की टीम ने ट्रेनिंग को अलग अलग मॉड्यूल में बांटा। इनमें शामिल थे स्मार्टफोन को ऑन ऑफ करना, एप्स इंस्टॉल करना, व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल, मैसेज भेजना, यूट्यूब और गूगल पर सर्च करना, तस्वीरों और वीडियो देखना, गैस बुकिंग, बिजली बिल भुगतान और डिजिटल घोटालों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कुल 15 गतिविधियों में से 6 गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही व्यक्ति को डिजिटल साक्षर माना गया। ആദ്യം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട, മക്കൾക്കൊക്കെ ഫോണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോണില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ഫോൺ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള മക്കളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ചിലരെങ്കിലും അത് തയ്യാറായി. ആ കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആൾക്കാർ തയ്യാറായി വന്നു. അത് മാത്രമല്ല, തൊഴിലുറപ്പിന് കിട്ടിയ പൈസ കൊടുത്ത് അവർ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി. पुल्लमपरा में पड़ा डिजिटल क्रांति का बीज अब पूरे केरल में फैल चुका है। केरल एक बार फिर से देश के अन्य राज्यों से डिजिटल साक्षरता की रेस में आगे निकल गया है। शिवी मोलकेजी, तिरुवनंतपुरम, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख देने वाले इस ऑपरेशन की गाथा के बारे में अब बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है। एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर में शूरवीरों के शौर्य के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर लिया है। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से क्लासरूम मॉड्यूल तैयार किया है, जिसे कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस मॉड्यूल का उद्देश्य बच्चों को ये समझाना है कि भारत आतंकवाद का सामना कैसे करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना, सरकार और आम लोगों की क्या भूमिका होती है। प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 3 से 8 के लिए इन 2 मॉड्यूल्स का शीर्षक ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा और माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के लिए ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और बहादुरी का मिशन है। ये मॉड्यूल स्कूली बच्चों में भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। अब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि कैसे पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के नेताओं ने बड़ी साजिश रची थी। बच्चों को बाकायदा ये भी सिखाया और बताया जाएगा कि कैसे अब आईटी और डिफेंस के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है, वो किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। भारतीय वायुसेना के लिए 97 और LAC तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। 62,000 करोड़ की इस डील के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन विमानों का उत्पादन करेगी। ऐसे में आज की अगली गुड न्यूज भी यही है। आसमान में गरजेंगे स्वदेशी तेजस मार्क 1A जेट। 97 मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए 62,000 करोड़ की डील को मंजूरी मिलना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये फैसला न केवल भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाएगा, बल्कि देश के छोटे और मध्यम उद्यमों को भी रक्षा क्षेत्र में व्यापार का बड़ा अवसर देगा। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना मिग-21 के बेड़े को पूरी तरह से हटाने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में इसकी जगह लेने के लिए स्वदेशी तेजस मार्क 1A को चुना गया है, जो एक चौथी पीढ़ी का बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान है। खास बात यह है कि तेजस मार्क 1A पहले के तेजस विमानों की तुलना में अधिक उन्नत है। इसमें बेहतर एवियोनिक्स और रडार हैं, जो इसे आधुनिक हवाई युद्ध के लिए और सक्षम बनाते हैं।
और सबसे खास बात यह है कि इस विमान में 65% से अधिक हिस्सा स्वदेशी है। इसकी खासियतों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवानी शर्मा। भारत सरकार ने 97 नए LCA तेजस मार्क 1A के 62,000 करोड़ से भी ज्यादा के डील को मंजूरी देती है और अब HAL पहले के 83 के साथ साथ नए एडिशनल ऑर्डर्स में 97 नए तेजस मार्क 1A बनाना शुरू कर देगा। इससे भारतीय वायुसेना की कम होती हुई फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बल मिलेगा और जल्द ही इन तेजस के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से जो ज़रूरी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसे हासिल किया जाएगा। आपको बता दें कि MiG-21 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन्स 26 सितंबर को नंबर प्लेट होने हैं, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ महज 29 रह जाएगी, जबकि ज़रूरत है 42 से ज़्यादा की। तो अब ज़रूरत है कि जल्द से जल्द तेजस मार्क 1A बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। अगर हम LCA तेजस मार्क 1A की बात करें, इसकी क्षमताएं अपार हैं और 4th जनरेशन फाइटर जेट की तुलना में ये अब तक का सबसे अत्याधुनिक वर्जन होगा। पिछले 83 तेजस से भी ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ बेहतरियां की गई हैं, जिनमें इसे एवियोनिक्स से और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 1.6 मार्क यानी आवाज़ की गति से 1.6 गुना ज़्यादा तेज़ है ये। 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसमें तमाम तरह के मिसाइल सिस्टम्स और वेपन्स इंटीग्रेट होंगे, जो न सिर्फ एयर टू एयर बल्कि एयर टू सरफेस और एंटी मैरिटाइम यानी एंटी शिप एक्शन के लिए भी तैयार होंगे। ये किसी भी तरह के लड़ाकू विमान को, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान है या कोई भी और टारगेट है, उसको इंगेज कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। बेहतरीन है इसकी क्षमता और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जल्द ही इनकी डिलीवरीज शुरू हो सकती हैं। अंगदान को महादान कहा जाता है, लेकिन इसको लेकर अभी लोगों में ज्यादा जागरूकता नहीं है। ऐसे में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की पहल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की है। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज यही है। अंगदान अभियान के लिए आर्मी चीफ का संकल्प। अंगदान एक ऐसा दान है जो कि किसी को नया जीवन दे सकता है। अंगदान की मदद से एक इंसान कई लोगों के जीने की वजह बन सकता है और यही वजह है कि इसे महादान कहा जाता है। हालांकि आज भी अंगदान को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। ऐसे में इसको लेकर जागरूकता फैलाने की पहल खुद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की है। उन्होंने आज एक कार्यक्रम में खुद अंगदान का संकल्प लिया। आज एक कार्यक्रम में सेना प्रमुख और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी ने मरने के बाद अपने अंगों को दान करने का वचन लिया। सेना प्रमुख के मुताबिक उनका यह कदम लोगों को अंगदान के लिए जागरूक और प्रेरित करेगा। कहा भी जाता है कि अंगदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इससे हम किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं। भारत तकरीबन 20,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रति वर्ष के लिए जाना जाता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद नंबर 2 स्थान पर आता है। अगर WHO का आंकड़ा देखा जाए तो वो बनता है 0.01% भारतीय जनसंख्या का, यानी कि जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो फिर भी ये बहुत कम है। हम सब जानते हैं कि एक सैनिक का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक होता है। हमारी वर्दी हमें सिखाती है कि स्वयं से पहले देश और समाज का हित सर्वोपरि है। जब हम अंगदान करने का निर्णय करते हैं तो हम एक सच्चे सैनिक का धर्म निभाते हैं और हमारी परंपराओं के अनुरूप त्याग और सेवा का सर्वोच्च उदाहरण पेश करते हैं। अंगदान करने वाला व्यक्ति मृत्यु पश्चात भी अमर हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा दान किए गए अंग कई लोगों में नए जीवन की उम्मीद जगाते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान 8 लोगों को जीवन और कई जिंदगियों के लिए रोशनी एवं आशा का मार्ग प्रशस्त करता है। सांसदों के लिए नया आवास बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी ही उन्हें रहने के लिए यह आवास अलॉट भी कर दिया जाएगा। सांसदों के इस नए और खास आवास में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। हमारी 5वीं गुड न्यूज भी यही है। सांसदों को मिला नया आवास, सुविधाओं में है खास। सांसदों के लिए टाइप 7 के 184 फ्लैट्स तैयार किए गए हैं। हर एक फ्लैट में 10 कमरे हैं, जिनमें सांसदों के रहने के लिए कमरे के साथ ही निजी और ऑफिस वर्क दोनों के लिए कमरे मौजूद हैं। और इसमें पर्सनल असिस्टेंट और सर्वेंट रूम के साथ साथ अतिथियों के स्वागत के लिए भी कमरे बनाए गए हैं। सांसदों के नए आवास की खासियतों को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा।
न्यू एमपी फ्लैट्स जो है वो बनकर तैयार हैं और ये कोसी टावर है जिसमें लगभग हर टावर में 25 माले हैं और हर माले में लगभग 2 घर हैं और ये टाइप 7 घर जो है वो पूरी तरह से नए घर बनकर तैयार हैं और 25 मालों की बिल्डिंग आप इस वक्त देख सकते हैं जो आलीशान इस वक्त बनकर तैयार है। कोसी टावर है ये और इसी के साथ साथ 4 और टावर भी हैं जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। ये लिफ्ट का गलियारा है और इस लिफ्ट के गलियारे से होते हुए इस वक्त हम कोसी के फ्लैट नंबर 102 में हैं। तो जैसे ही आप एक संसद के फ्लैट के पास आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्यालय मिलेगा। ये पीए का ऑफिस है और पीए की मदद से संसद जो है वो कई सारे काम जो हैं वो अपने कर पाते हैं। अगर हम खोल कर देख सकें, फ़िलहाल ये कमरा बंद है। अंदर की तरफ अब हम चलते हैं फ्लैट नंबर 102 के अंदर और आपको दिखाएंगे कि किस तरह के घर बने हुए। जब आप घर में घुसेंगे तो आपको इस तरह के गलियारे दिखेंगे। एमपी ऑफिस के ठीक साथ में पीए ऑफिस है, यानी वो पीए जो संसद के कई सारे जो काम होते हैं, संसदीय क्षेत्र के जो कई काम होते हैं, उन सभी को जो है वो उसमें उनकी मदद करते हैं। ये पीए जो है पीए का कमरा है। उसके बाद ये गेस्ट रूम आ जाता है। ये देखिए, ये एक गेस्ट रूम है। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये गेस्ट रूम बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है और लगभग 5 कमरे हैं जिसमें 2 सर्वेंट हाउस हैं और साथ साथ 5 कमरों के अलावा 2 सर्वेंट हाउस है और 2 एमपी हाउस और एक एमपी ऑफिस और एक पी ऑफिस के नाम से 2 दूसरे कमरे भी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए एक खास तरह का कैंप लगाया गया है जहां साल भर वन्य जीवों और बाघों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले हाथियों को आराम दिया जा रहा है। ऐसे में आज की छठी गुड न्यूज भी यही है। टाइगर रिजर्व में हाथियों की दावत। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में हाथियों के लिए लगाए गए इस कैंप में हाथियों को शाही दावत दी जा रही है। हाथियों को इस कैंप में उनका मनपसंद भोजन दिया गया है और उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा केरल के वायनाड में एक नन्हे हाथी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो जंगलों से निकलकर एक स्कूल में जा पहुंचा। जंगल की शान गजराज वैसे तो जंगल में बेफिक्री के साथ घूमते दिखते हैं, लेकिन यहाँ बेबी एलिफेंट का अंदाज थोड़ा हटकर है। नन्हे हाथी इस बार स्कूल में राउंड लगाने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें वायनाड के चेकाडी गांव की है जो चारों तरफ से जंगल से घिरा है और इस गांव के बीच में एक सरकारी स्कूल है जहां बच्चों की किताबों से ज्यादा चर्चा यहां पहुंचे अनोखे गेस्ट हाथी राजा की हो रही है। हाथी ने पहले स्कूल के गेट से एंट्री ली और फिर क्या था, पहले छोटे गजराज स्कूल के बरामदे में पहुंचे और फिर वहां उन्होंने बड़े इत्मीनान से पूरे परिसर का जायजा लिया। लगभग 10 मिनट तक स्कूल के हर कोने में ये हाथी घूमता रहा, मानो अपनी क्लासरूम की तलाश में निकला हो। वायनाड का चेकाडी गांव जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ जंगली जानवरों का बाहर आना कोई नई बात नहीं, लेकिन स्कूल की क्लासरूम तक पहुँच जाना ये जरूर हैरान करने वाला पल था। हालांकि नन्हे हाथी को स्कूल के स्टाफ ने घूमते हुए देखा तो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई और सूचना मिलते ही टीम स्कूल में पहुंची और वहां मौजूद नन्हे गजराज को सुरक्षित उसके जंगल तक पहुंचा दिया गया। जंगल की शान गजराज का ये मासूम अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। आखिर रोज रोज कौन सा स्कूल में इतना खास सरप्राइज गेस्ट पहुंचता है। जंगल की खूबसूरती सिर्फ पेड़ों और हरियाली से ही नहीं होती, असली रौनक उसमें रहने वाले जीव जंतुओं से होती है। और अगर बात हो हाथियों की तो कहना ही क्या, गजराज ना सिर्फ जंगल के प्रहरी हैं बल्कि उसकी शान भी हैं। ऐसे में जंगल की शान को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए कई जगह बड़े स्तर पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें से एक पन्ना टाइगर रिजर्व में चलने वाला अभियान भी है जहां हाथियों को तरोताजा करने के लिए हाथी रिजुवेनेशन कैंप शुरू किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में 19 गजराज पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पहले हाथियों पर फूल बरसाए गए और उसके बाद उनके लिए शाही दावत का इंतजाम किया गया। का मुख्य उद्देश्य है कि इस अवधि में उनको 1 सप्ताह का आराम मिले और उनके पसंद के पौष्टिक रुचिकर चीज़ें खिलाई जाएं, जिसमें तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के फल रहते हैं, गन्ना रहता है और भी जो है इस प्रकार के सूखी मेवा से लड्डू वगैरह भी खिलाए जाते हैं।
खास बात है कि 23 अगस्त तक चलने वाले इस कैंप में इन हाथियों से कोई काम नहीं लिया जाएगा, ना गश्त, ना सवारी, ना कोई और जिम्मेदारी। दरअसल यहाँ हाथियों को अभी हेल्थ ब्रेक दिया गया है, जिसकी शुरुआत 18 अगस्त से हुई और ये रिजुविनेशन कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। इस कैंप में पहुंचे हर हाथी का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण होगा। डॉक्टर उनकी जांच करेंगे और इस दौरान उन्हें खास डाइट दी जाएगी। गुड़, गन्ना, नारियल, मौसमी फल, हरी घास और मिनरल से भरपूर उन्हें खाना दिया जाएगा, जिससे जंगल के दिग्गजों की सेहत दुरुस्त रहे। फिर यही हाथी विश्राम के पश्चात बहुत ही उत्साहित होकर के जो है फिर अपना कार्य जो लगाए रहते हैं। इसी प्रकार जो महावत हैं, महावत लोगों को, सहायक महावत को, ये लोगों का भी आपस में एक तरीके से मिलना हो जाता है और इस दौरान हम केवल महावतों का, इनका भी स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। कैंप में हाथियों का न सिर्फ इलाज होगा और स्पेशल खाना मिलेगा, बल्कि इस दौरान उनकी पूरी देखभाल करके उनको पूरा आराम दिया जाएगा। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये चलते हैं कृष्ण नगरी वृंदावन, जहां तीर्थ नगरी के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम अभी भी बरकरार है। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद यहाँ नंदोत्सव मनाया गया। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज भी यही है कि मथुरा के रंगनाथ मंदिर में लट्ठे का मेला। मथुरा के श्री रंगनाथ मंदिर में इस बार एक अनोखा और अद्भुत नंद उत्सव देखने को मिला, जिसमें ठाकुर जी के झूला झूलने से लेकर पहलवानों के खेल तक हर दृश्य ने भक्तों का मन मोह लिया। कृष्ण नगरी वृंदावन, जहां आस्था का संगम है, जहां की कण कण में भगवान कृष्ण का वास है, वहां भाद्रपद के महीने में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम हर दिन देखने के लिए मिलती है। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अब यहाँ नंद महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आनंद और भक्ति का समागम देखने के लिए मिल रहा है। यह अद्भुत नजारा वृंदावन के श्री रंगनाथ मंदिर का है, जहाँ रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले ठाकुर जी श्री गोपाल के विग्रह का पंचामृत अभिषेक किया गया और फिर सुंदर श्रृंगार कर भगवान को सोने चांदी से सजे झूले में बैठाया गया। यहाँ अपने बाल गोपाल को झुलाने के लिए नंद बाबा और यशोदा की भूमिका निभा रहे आर कृष्णन और सुधा कृष्णन पहुंचे, जिन्होंने ठाकुर जी को झुलाया और भजन गाए। इसके बाद भगवान की सवारी निकाली गई और उन्हें मंदिर प्रांगण में बगीचे में बैठाया गया। यहीं शुरू हुआ नंदोत्सव का अनोखा आयोजन, जहां पहलवानों ने तेल चढ़ाए गए लठ यानी डंडे पर चढ़ने की कोशिश की। कोई ऊपर तक पहुंचता तो तेल की फिसलन से नीचे आ गिरता, लेकिन पूरे माहौल में हंसी, उत्साह और भक्ति का रंग छा गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल भगवान का त्रमंजन हुआ, महाभिषेक हुआ। पाद्यर्घ आश्वनी मधुपर्क सर्वौषधि महौषधि सुमंगली बीजास्तक पंचगव्यो दकेना पंचामृत से स्नान हुआ। वृंदावन का ये नंद महोत्सव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति भाव की ऐसी बयार है जिसमें हर भक्त डूबकर आनंदित हो जाता है। और कृष्ण नगरी में ये उत्सव यही संदेश देता है कि जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहीं सच्चा आनंद है। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।